नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आज हम लेक्चर थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम कल हमने डीपीएसपी और प्रेसिडेंट को खत्म कर मतलब उसके आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उपराष्ट्रपति के आर्टिकल करेंगे और उसके रिलेटेड और भी जो आर्टिकल हैं आगे करेंगे। तो आप ये श्रृंखला जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस और आने वाले एग्जामों के लिए। तो हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके कंप्लीट करें ताकि आपको भी याद करने में प्रॉब्लम ना हो और रिवीजन भी हो आपका और चीज़ें आप दिमाग में बनी भी रहें। इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करवा रही हूँ और आप अगर अगर मतलब आप कहेंगे या कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर आपको ये पूरा मैराथन चाहिए तो एक बार होने के बाद क्लास इसको पूरा एक मैराथन फॉर्म में फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? जिससे आपका पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। और ये आर्टिकल जो आपको मैं करवा रही हूँ, ये जो है गवर्नमेंट जो निकालती है कॉपी उसकी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मतलब क्वेश्चन कहाँ से? उपराष्ट्रपति से पढ़ना है आज हम लोग को, आर्टिकल 63 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 63, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या 63 क्या है? 63 है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या है? आर्टिकल 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार ये वाला आर्टिकल, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आर्टिकल 64, जिससे ये है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होना। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने स्वयं ही, अगर वो उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो स्वयं ही जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसके लिए वो मान्य होता है। तो यही इसमें लिखा गया, इसका मतलब यही है। राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा और अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, कोई लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, कई चीजें थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसको छोड़ देते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगी और बाकी तो आपके सामने है। ये पीडीएफ भी आप देख सकते हो, नहीं तो मैं ये अभी टेलीग्राम पे डलवा दूंगी वाली पीडीएफ, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 65 है, राष्ट्रपति का पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। मतलब इसमें कहा गया कि जैसे वो राष्ट्रपति अपने का जो उसका पद है उसको उससे मतलब सही से कार्य नहीं कर पा रहा या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस कंडीशन में है उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा और राष्ट्रपति की तरह चीजें उसको प्राप्त हो जाएंगी। तब वो उपराष्ट्रपति का पद को निर्वहन नहीं कर सकता, तब उसको राष्ट्रपति के रूप में ही चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 65 में। अब देखिए इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं विस्तार से, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। इसमें पहला क्या है? पहले में दिया गया है राष्ट्रपति की मृत्यु। क्या है? राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग या पद से हटाए जाने का पर अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। दूसरा क्या है इसमें? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालेगा। मतलब वो तब तक जो है राष्ट्रपति के पद पे बना रहेगा, मतलब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा जब तक कि उपराष्ट्रपति पुनः वापस नहीं आ जाता या चुन के नहीं आ जाता, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड वाला है, उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति को सभी शक्तियां, क्या सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां, एक मिनट, सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होगी तथा वह ऐसी उपलब्धियां भत्तों और विशेषाधिकारों जो संसद विधि द्वारा, क्या कौन करेगा? संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इसे निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां भत्तों और विशेषाधिकारी को जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। कौन? उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालेगा। आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसमें ये दिया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो इसमें प्रोसेस दिया गया है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 वाले में इसका खंड 3 में क्या दिया? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन का पत्र तभी होगा, मतलब किस कब एलिजिबल होगा एक उपराष्ट्रपति चुनने के लिए?
इसमें ये दिया गया किसमें, आर्टिकल 66 के 3 में क्या है, भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकार में किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अगर कोई लाभ का पद धारण करता है तो उपराष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। बाकी ये सारी कंडीशन है, तो इस कंडीशन में वो चुना जा सकता है। फिर आर्टिकल 67 है। आर्टिकल 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पद धारण करेगा। क्या, 5 वर्ष के लिए अवधि को धारण करेगा। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। जब अगर उपराष्ट्रपति को पद का त्याग करना होगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन क्या, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। देखो, राज्यसभा में जो उसके उस समय जो सदस्य हैं उनके पारित हो जाता है और लोकसभा सहमत होती है। किंतु इस खंड के प्रायोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे। लेकिन इसके ये सब सारी प्रक्रियाएं होने के पहले 14 दिन की सूचना देनी पड़ेगी किसको, उपराष्ट्रपति को। गा है क्या, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। इसमें पहला क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरा क्या है, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन क्या है, निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 क्या, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण का तारीख से 5 वर्ष को पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। आर्टिकल 69 अब उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। मतलब ये शपथ का प्रारूप है, इसी प्रारूप से शपथ लेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। जब राष्ट्रपति नहीं होगा, उस मतलब किसी रीजन से नहीं है या कुछ भी, तो उस समय उसका निर्वहन कौन करेगा, संसद ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। मतलब संसद कर सकती है जो उसको सही लगे। फिर आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। मतलब इसमें है कि राष्ट्रपति और उससे रिलेटेड। इसमें पहला क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। कौन करेगा, अगर मान लो उसके निर्वाचन में कोई शंका या कोई आरोप है कि मतलब सही नहीं हुआ या जो भी, तो इसका जो मतलब सुनेगा कौन, उच्चतम न्यायालय द्वारा होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय कौन, उच्चतम न्यायालय विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अधिमान्य नहीं होंगे। 3 क्या है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या सशक्त किसी विषय को विनियमन संसद द्वारा कर सकेगी। फिर 4 क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति को निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्त के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल है 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है। इसमें क्या है, आर्टिकल 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखो पहले में इसमें क्या है, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, ये ऐसे सीधे लाइन पूछी जाती क्या है, क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने का अथवा
दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की, तो उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, मतलब सेना न्यायालय अगर कोई दंड या कुछ भी दिया है तो उसमें भी राष्ट्रपति उसको क्षमादान या और भी चीजें कर सकता है। हाँ, तो क्या है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध, क्या, विधि के विरुद्ध के दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति है, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जितना है उस विस्तार, मतलब उसके अंतर्गत जो है ये राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। गा में क्या है, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी किसको, राष्ट्रपति को। उसका खंड 2 में क्या है कि कोई बात संघ के सशस्त्र बलों, क्या, सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय, क्या, ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। किस पे, सशस्त्र बलों का जो ऑफिसर सेना न्यायालय होता है ना, उस पे जो है ये नहीं डालेगी, इसका मतलब वो नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 3 में क्या है, खंड 1 खंडगा में की गई कोई बात तत्समय प्रवृत्ति से किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लवकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। फिर आर्टिकल 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार और अधिकारिता में के प्रयोग तक। ठीक है, अब ये आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आगे आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसमें, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया, तो क्या है आर्टिकल 74 में, किसमें, आर्टिकल 74 में। पहला क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, क्या, सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जो मतलब ये सलाह देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इस प्रश्न के किसी न्यायालय में, क्या है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और दी भी तो क्या दी, ये इसकी जो है जांच या इसका लिए न्यायालय नहीं कर सकता कोई, मतलब न्यायालय इसका बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जो मंत्री होते हैं उनके बारे में अन्य उपबंध। पहला क्या है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। एक का है इसमें, एक का कहा है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं, क्या है, मंत्रियों सहित, ये देख लो, प्रधानमंत्री यही यहाँ पे खेल करता है कि प्रधानमंत्री सहित या प्रधानमंत्री रहित, मतलब प्रधानमंत्री को छोड़ के प्रधानमंत्री को लेके, तो प्रधानमंत्रियों को लेकर 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रिपरिषद की जो सीमा होगी, कहाँ, लोकसभा में। फिर एक का खा है किसी राजनीतिक दल को संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची में पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित है अपनी नियोक्ता के तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको उस ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदवी समाप्त होगी या जहां या ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाहन लड़ता है उस तारीख को तक जिसको अनिर्वाचित घोषित किया जाता है। इनमें जो पूर्वोत्तर हो गई है अवधि के दौरान खंड के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्धारित होगा। देखो इसमें क्या, अब इसमें दूसरे में क्या है, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, कौन, मंत्री किसके पश्चात पर्यंत धारण करेंगे, राष्ट्रपति। पूछा जाता है, ये एक लाइनर ही पूछा जाएगा कि जो है जो मंत्री होते हैं वो किसके पश्चात पर्यंत, तो उसमें प्रधानमंत्री कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा किसमें, जो राष्ट्रपति होगा राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही मंत्री पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा क्या है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो पूछा जाएगा पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है मंत्रियों को। नेक्स्ट है 5 में है कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास, क्या है, कोई मंत्री जो है, एक मिनट,
कोई मंत्री जो है निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन या सदस्य नहीं है तो उस अवधि को समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। क्या? मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद भी द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत का महान्यायवादी, अब यहाँ से प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के जो शक्तियां और जो कार्य थे वो सारे उसका खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्या है? भारत के महान्यायवादी के बारे में। क्या? भारत के महान्यायवादी। तो आर्टिकल 76, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है एक लाइन में ही कि भारत का महान्यायवादी के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो कौन है? आर्टिकल 76। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रेजेंट में इस समय भारत का महान्यायवादी कौन है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। न्यायवादी, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से नियुक्त होने के लिए आहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी कौन? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आहित होने वाले व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त करेगा। कौन? कौन करेगा नियुक्त? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है दूसरा, इसी में महान्यायवादी को यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप और अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसका समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसके इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। आर्टिकल 3 क्या है? महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में, क्या? भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। किसको? महान्यायवादी को। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, क्या? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। कौन? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि महान्यायवादी को क्या वेतन मिलेगा, क्या मतलब पारिश्रमिक मिलेगा। नेक्स्ट है सरकारी कार्य का संचालन, मतलब सरकारी कार्यों का संचालन कैसे होता है उसके बारे में। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर हुई कही जाएगी। मतलब ये पूछा जाता है कि जो भारत सरकार की कार्यपालिका शक्ति है, कार्यवाही जो होती है वो किसके नाम पे? किसके? राष्ट्रपति के नाम पर की गई मानी जाती है। 2 है क्या है? राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीत से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया निष्पादित आदेश लिखित नहीं है। ठीक है, इस आधार पर नहीं मना कर सकते। आर्टिकल 3 है राष्ट्रपति भारत सरकार को कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों उक्त कार्य को आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मतलब जो मंत्रियों को कार्य आवंटित किया जाता है उसके लिए नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाएगा। कौन? राष्ट्रपति। फिर आर्टिकल 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे प्रॉपर चीजों का, कैसे क्या सरकार चल रही है, इसके बारे में किसमें? आर्टिकल 78 में है। काम में क्या है? संघ के कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। मतलब ये इसमें वही दिया गया कि कैसे क्या मतलब करेगा। फिर अध्याय 2 आ गया संसद, मतलब संसद के बारे में आ गया। तो क्या है? आर्टिकल 79 संसद का गठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद का गठन किसमें है? तो आर्टिकल किसमें है? 79। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और, क्या? संघ के लिए एक संसद होगी। संसद कैसे बनेगी? राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। देखिए अब यही ये क्वेश्चन है, देखो हम लोग अलग से रखते हैं पढ़ते हैं। देखो ये उसमें दिया गया आर्टिकल के अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, तो कभी कभी पूछ लेता है। अब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति 2 मतलब किससे मिलकर संसद बनती है। अभी तो ये पूछ लेगा कि लिखा किसमें है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमें पता 79 में संसद का गठन है, संसद ही है। तो कैसे क्या है? 79 आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। अब इसमें क्या है? राज्यसभा के बारे में। किसमें? 80 में। राष्ट्रीय दो खंड उपबंधों के अनुसार निर्दिष्ट की जाने वाले 12 सदस्यों और राज्य के 248 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों को और प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्देश उपबंधों के अनुसार होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल 89 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा
राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और क्या है 530 से अधिक सदस्य मतलब नहीं रहेंगे, 530 सदस्य रहेंगे सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद बिल द्वारा उपबंधित करे चुने हुए से अनधिक से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट नहीं, मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि आप इतना पढ़ के कोई मतलब नहीं है, टाइम फालतू वेस्ट होगा आप लोग का, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट चीजें ही करवा रही हूँ। आर्टिकल 82 है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देख लीजिए अभी जनगणना चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। क्या है आर्टिकल 82? क्या है आर्टिकल 82? इसमें क्या है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन मतलब जो परिसीमन करा जाता है ना, उसके बारे में क्या है आर्टिकल 82 में है। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसी प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। मतलब कैसे क्या चीजें मतलब डिसाइड होंगी, कितना राज्य क्या है, वो सारा कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगी, इसके संसद के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है 83 संसद के सदनों की अवधि। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखा है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक तिहाई सदस्य, क्या एक तिहाई सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष में समाप्ति पर यथासाध्य शीघ्र निर्मित हो जाएंगे। मतलब इसमें ये दिया गया जो राज्यसभा है वैसे तो वो स्थायी सदन है, वो विघटन नहीं होता, लेकिन उसके जो सदस्य होते हैं उनका एक तिहाई सदस्य हर 2 साल के बाद अपने आप ही पद से मुक्त हो जाते हैं। एक तिहाई सदस्य 2 वर्षीय समाप्ति पर यथासाध्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और की उक्त अवधि की समाप्ति के परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए आयु तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है तथा प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का क्या है, लोकसभा में 25 वर्ष है और राज्यसभा में कितना 30 वर्ष है। इसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन निमित्त की जाएगी। आर्टिकल 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का ऐसे समय और संस्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। मतलब 6 माह से अंतर नहीं होगा, एक बैठक और 2 बैठक के बीच में 6 माह के ज्यादा अंतर का नहीं होगा। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या सदन के सत्रावसान कर सकेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सत्र का सदन व सत्रावसान कर सकेगा। लोकसभा का विघटन कर सकेगा। कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 86 क्या है? सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या एक साथ समवेत दोनों सदनों में क्या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और प्रयोजन के लिए सदस्यों को उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। फिर दूसरे में क्या है मतलब आर्टिकल 86 का ही दूसरा क्या है? राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस सदस्य द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। फिर आर्टिकल 87 क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र क्या एक तो पहला जब चुनाव के बाद पहला सत्र होगा वो या तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद को दोनों सदनों के भाषण करेगा। संसद के उसके आह्वान के कारण बताएगा। कौन? राष्ट्रपति। फिर इसमें दूसरा क्या है? प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का कार्यान्वयन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे भाषण को निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए
उपबंध किया जाएगा। फिर आर्टिकल 88 है, सदन के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री भारत में महान्यायवादी का यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। फिर आर्टिकल 89 है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का सभापति पदेन सभापति होगा। कौन? उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद क्या है? आर्टिकल 90, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। राज्यसभा सभा के उपसभापति के रूप में पद का धारण करने वाला सदस्य यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो वो पद को रिक्त कर देगा। किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ग है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। फिर आर्टिकल 91 है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ये इतना, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं पूरा पढ़ने का, बस इतना यहाँ पे याद रखिएगा कि आर्टिकल 91 में क्या है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। फिर आर्टिकल 92 है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। यदि इसके उसके मतलब जो सभापति या उपसभापति पद से हटाने जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, मतलब उसके मतलब उसको हटाने का अगर बातें चल रही हैं, मतलब सदन में चर्चा हो रही, तो जो सभापति या उपसभापति होगा पीठासीन न होना, तो मतलब वो अध्यक्षता नहीं करेगा उस समय। ठीक है, यही इसमें लिखा गया, मैं इसको आपको शॉर्ट में बता दी हूँ। फिर आर्टिकल 93 है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा यथाशास्त्र शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। कौन चुनेगा? कौन चुनेगा? किसके बारे में कहा गया है? लोकसभा किसी अन्य सदस्य को, मतलब लोकसभा स्वयं चुनेगी। फिर है आर्टिकल 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त देगा। किसी भी समय यदि वह उस सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह समस्त उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करने का हस्ताक्षर रहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। फिर है आर्टिकल 95, उपाध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। फिर है आर्टिकल 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। किसमें है? आर्टिकल 96 में है। फिर सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। किसमें? आर्टिकल 97 में है। राज्यसभा के सभापति और सभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों को जो संसद विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतन और भत्तों को जो दूसरी अनुसूची में विधित है सदस्य किया जाएगा, संदाय किया जाएगा। फिर आर्टिकल 98 है, संसद का सचिवालय। संसद प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा। कौन? संसद का सचिवालय जो है 98 में, ये भी पूछा, बस ऐसे ही पूछ जाता है कि संसद का सचिवालय का किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 98 में है। भारत इस खंड की किसी बात को यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन का निर्वाचित करेगी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 99, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। मतलब 100 में क्या है? सदन के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अब देखिए इसमें पूछेगा कि जो मतलब संसद का कोरम होता है वो कितने पूरा होगा, तो 1/10 में संसद का कोरम पूरा होता है। इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या
सदनों की संयुक्त बैठक में तभी प्रश्न का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों क्या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। अब इसमें इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं, उसी को डिस्क्राइब किया गया है। अभी कितना है, 1 मिनट देख लेते हैं फिर। चलिए हम कल 101 से हम कल से फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि गर्मी बहुत है तो मतलब ठीक है, इतना ही पढ़िए, थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है? तो चलिए यहीं पर आज स्टॉप करते हैं चीज़ों को, कल फिर से करेंगे। अगर आज थोड़ा कम है तो कल थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, बस ठीक है? तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है? अपना सपोर्ट बनाएँगे, ऐसी चीज़ें और अच्छी आती रहेंगी और आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें कंटेंट मिलेगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट अप्रोच और बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त होता रहे, ठीक है? चलिए धन्यवाद, थैंक यू।